हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, इसके अलावा लेखपाल, यूपी पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2020 और 21 में जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो 2021 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो डेविड डियोप को दिया गया 2021 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। किस लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को। किस पुस्तक के लिए? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। अभी यहाँ पर था मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और ये है मैन बुकर पुरस्कार। तो ये 2021 का दिया गया डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए और 2020 का दिया गया डगलस स्टुअर्ट को सगी बीन के लिए। और जो अगला पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, जिसमें हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक और अंग्रेजी के लिए दिया गया नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक, ये तीनों ध्यान रखने हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 57वां जो 2022 में दिया गया, ये दिया गया दामोदर मौजो को। और जो 56वां है 2021 में दिया गया वो दिया गया नीलमणि फूकन को। अगला है सरस्वती सम्मान। तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और जो 30वां है ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। और दोस्तों, जो रामदरस मिश्रा है ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। व्यास सम्मान की अगर बात की जाए तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है वो दिया गया शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो ये सभी अवार्ड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, हाल ही में जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार शुरू किया गया वो जो है किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, PM नरेंद्र मोदी को जो है पहली बार दिया गया लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास में किस टीम के खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो अभी जो है पंजाब सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो दोनों PDF ई बुक हैं इसे आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ UP GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए परिषद के गठन की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, भारतीय कपास परिषद की। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, नवजोत सिंह सिद्धू को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, द लेसेंट प्लेटनरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, 90 लाख लोगों की। अगला क्वेश्चन है,
विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना रद्द कर दिया है? यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है ये किस राज्य की थी? तो ध्यान रखना ये दिल्ली सरकार की थी, घर घर राशन वितरण योजना, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के खिड़किया घाट पर पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। हाल ही में वाराणसी के जो मंडलायुक्त हैं दीपक अग्रवाल, उन्होंने ये बताया कि जो वाराणसी का खिड़किया घाट है वहां पर स्मार्ट सिटी की ओर से एक फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। यहाँ पर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पूल के साथ ही चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। यानी अलग अलग पूल बनेंगे, महिलाओं का अलग होगा और पुरुषों जो श्रद्धालु होंगे उनका अलग होगा। यदि गंगा की लहरों पर बनने वाले इस कुंडों और चेंजिंग रूम का प्रयोग खिड़किया घाट पर सफल रहा तो इसे काशी के स्नान वाले दूसरे घाटों पर भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ललिता, दशाश्वमेध, असी, पंचगंगा, तुलसी घाट सहित अन्य घाटों पर इस तरह के कुंड के निर्माण के लिए अध्ययन कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग स्विमिंग पूल जो है ये कहाँ पर बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है? तो वाराणसी के खिड़किया घाट पर। ठीक, अब दोस्तों अगर ये जो स्विमिंग पूल है और चेंजिंग रूम है अगर ये यहाँ पर बन जाएंगे, यानी ये जो योजना है वो सफल होती है, तो वाराणसी के और भी कई सारे घाट है जहाँ पर स्नान होता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। अब दोस्तों फ्लोटिंग स्विमिंग पूल है क्या? तो सबसे पहले आप इसे समझेंगे तो यहाँ पर आप एक इमेज देखेंगे, ये फ्लोटिंग स्विमिंग पूल होता है। इसमें क्या है कि जो नदी होती है उसके बीचों बीच जो है इस पूल को बनाया जाता है। फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का मतलब क्या है? यानी तैरता हुआ स्विमिंग पूल। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, चारों ओर यहाँ पर पानी है और बीच में ये जो है पूल एक बनाया गया है। ठीक, तो नदी के जो बीच में तैरता हुआ पूल बनाया जाता है स्विमिंग पूल, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। तो इस तरह का जो स्विमिंग पूल है वो हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं है, और अगर ये वाराणसी में बन जाता है तो ये प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ चिड़ियाघर परिसर में एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बन रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च 2023 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। संग्रहालय, अब दोस्तों ये जो संग्रहालय यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर लाखों साल पहले जो मौजूद पक्षी थे, जानवर थे और जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं और जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह का यह पहला संग्रहालय होगा और इसमें पिछले 200 वर्षों में दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से विशेषज्ञों द्वारा एकत्र किए गए जानवरों और पक्षियों के लगभग 6000 नमूने होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, इसे भी नोट कर लेना है कि हमारे प्रदेश में पहली बार जो है क्या बनाया जा रहा है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या होगा? तो इस संग्रहालय में जो है लाखों साल पहले जो मौजूद पक्षी थे, जानवर थे और अभी जो विलुप्त प्रजातियां हो चुकी हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, और यहाँ पर जो लगभग 200 वर्षों में जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो जानवर और पक्षियों के नमूने एकत्रित किए तो वो लगभग 6000 नमूने जो है इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान रखना है ये लखनऊ में, लखनऊ चिड़ियाघर परिसर में बनाया जाएगा। ठीक, और मार्च 2023 तक इसके तैयार होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। दोस्तों लखनऊ से संबंधित ध्यान रखना है कि इसका ओडीओपी क्या है? ओडीओपी तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का ओडीओपी है। और दोस्तों अभी जो वाराणसी का क्वेश्चन बताया तो वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ वाराणसी का ओडीओपी है। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। कला को सम्मान और कलाकार को पहचान दिलाने के लिए आगरा में पहली बार हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है।
ये जो हुनर हाट है ये कौन से संस्करण का है, तो ध्यान रखना 41वें संस्करण का ये हुनर हाट है और इसका आयोजन जो है आगरा के शिल्पग्राम में 18 मई से 29 मई तक किया जाएगा। इसमें देश भर के अलग अलग कोनों से आने वाले हुनरमंद अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को शहरवासियों को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और जो केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, इनके द्वारा किया गया। 12 दिवसीय हुनर हाट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यहां से आपको नोट करना है कि हुनर हाट का जो 41वां संस्करण है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आगरा के शिल्पग्राम में 18 मई से 29 मई तक इस हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों आगरा में ये पहली बार हुनर हाट है जो आयोजित किया जा रहा है। ठीक, यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका शुभारंभ किसने किया, तो जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने जो है इस हुनर हाट का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों ये जो हुनर हाट है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो कारीगर है जो देश भर से यहाँ पर आएंगे, तो वो जो है मिट्टी, कांच, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, तांबे, चंदन आदि से जो बने हस्त निर्मित उत्पाद होंगे उनका जो है क्या करेंगे, स्टॉल लगाएंगे। ठीक, यानी कि वहां पर क्या दुकान लगाएंगे और इस तरह से जो लोग होंगे, जो शहरवासी होंगे, वो उन प्रोडक्ट को देखेंगे और जो कारीगर होगा उसकी भी पहचान जो है वो देश भर में बढ़ेगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि 41वें संस्करण का जो हुनर हाट है उसका आयोजन आगरा में किया जा रहा है 18 मई से 29 मई तक। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर, ध्यान रखना है किस चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि स्वचालित मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था, क्योंकि शिखर पर बर्फ और हिम उपकरणों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है पहले भी एक मौसम स्टेशन जो स्थापित किया गया था, लेकिन वो कुछ नीचाई पर था। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मौसम निगरानी प्रणाली हवा के तापमान, हवा की गति और दिशा, वायु दाब, बर्फ की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन और आने वाली और बाहर जाने वाली छोटी और लंबी तरंग विकिरण जैसी विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को मापने के लिए माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट कर लेना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है ये कहां पर स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर यह स्थापित किया गया है 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। और दोस्तों किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे जो है स्थापित किया है। इसका काम क्या होगा, तो मौसम स्टेशन है, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी वो इसके माध्यम से पता चलेंगी। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको चोटी का नाम पूछा जा सकता है तो माउंट एवरेस्ट पर, और ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार। केरल सरकार 1 नवंबर को एक राज्य की स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। केरल राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने OTT प्लेटफॉर्म का नाम CSPACE बताया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत का पहला राज्य बना है केरल, जहां पर जो है क्या किया गया, जहां पर राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक, तो ध्यान रखना है यहां से आपको कि भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो है ये कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करेगी, तो ध्यान रखना है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैप परियोजना का अनावरण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं
ये हैं हरदीप सिंह पुरी। प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के माननीय मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने की है। उन्होंने भारत टैप परियोजना की भी घोषणा की, जो भारत को जल संरक्षण और सतत विकास के एक नए युग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए कम प्रवाह वाले जुड़नार और सैनिट वेयर का उत्पादन करने का अभियान है। प्लम्बेक्स इंडिया एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा और यह प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी एकल प्रदर्शनी है। तो दोस्तों यहां से आपको यही ध्यान रखना है कि जो भारत टैप परियोजना है इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा की है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। और किस अवसर पर, तो प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह के दौरान इन्होंने भारत टैप परियोजना की घोषणा की है। और दोस्तों भारत टैप परियोजना ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को जल संरक्षण और सतत विकास के नए युग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए जो है इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है भारत टैप परियोजना श्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू की है। अगला विषय है हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी मेटलाइफ ने। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह लॉन्च इस उद्योग में पीएनबी मेटलाइफ नेतृत्व को इस एक तरह के स्टैंड अलोन दंत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मजबूत करता है जो अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख दंत प्रक्रियाओं को कवर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो एक कंपनी है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसके द्वारा जो है ये स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस कंपनी की अगर बात की जाए पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो किशोर पोन्नावोलू इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजय पीरामल को। यहां पर इमेज में देखिए ये है अजय पीरामल, जिन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। पीरामल समूह के ये अध्यक्ष हैं अजय पीरामल, तो इन्हें जो है महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। उन्हें यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला है। 2016 से भारत यूके सीईओ फोरम के सह अध्यक्ष के रूप में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि पीरामल समूह के जो अध्यक्ष हैं अजय पीरामल, इन्हें जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है क्यों, किस लिए किया गया, तो इन्होंने यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके और भारत के व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक, यानी यूके और भारत के बीच जो व्यापार संबंध है उनको इन्होंने मजबूत करने का काम किया है। तो ध्यान रखना है अजय पीरामल, ये पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन चाय श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जाना जाता है। यह दिवस चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देगा और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। दोस्तों अक्टूबर 2015 में चाय पर FAO इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ने भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया था। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत है वो वैश्विक स्तर पर 2015 में भारत ने एक प्रस्ताव दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित करने का। तो 2015 में ये नामित किया गया। और दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये 2005 में दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर ध्यान रखना है 2015 में। इससे पहले दोस्तों 15 दिसंबर को जो है चाय दिवस के रूप में भी मनाया जाता रहा। जो चाय उत्पादक देश हैं जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालवी और भी कई सारे देश हैं। तो यहाँ पर जो है 15 दिसंबर को भी चाय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2019 से पहले, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वैश्विक स्तर पर ये जो है 21 मई को मनाया जाने लगा है। तो ध्यान रखना है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दोस्तों एक दिवस और 21 मई को मनाया जाता है, कौन सा, तो ध्यान रखना है आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक, वो भी 21 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को। विश्व बैंक ने हाल ही में गुजरात को सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेंट हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी। इस परियोजना में राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना शामिल होगा। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में विश्व बैंक ने गुजरात को जो है 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। और जो ये परियोजना है गुजरात में वो जो है स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बारे में काम करेगी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना है 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 22 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट किस शहर में खुला। इसका जो करेक्ट आंसर था वो नंबर सी था, नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।